प्रोफेसर शशि आपसे थोड़ा एक और चीज, क्योंकि मैं दर्शकों को भी याद दिलाता चल रहा हूँ इस पूरी जर्नी में। अगर हम सबको याद हो, कोविड मार्च में कोविड आ गया था, कोरोना जिसको हम लोग पॉपुलरली कहते थे, कोरोना आ गया था मार्च में। अप्रैल 2020 में लद्दाख में चीन ने हम लोगों मतलब में लद्दाख में घुसे थे चीन के सिपाही। 15 जून को अगर आपको याद हो, वो कर्नल बाबू के नेतृत्व में हमारे 20 जाबाजों ने वहां शहादत दी थी। और 19 जून को हमारे मोदी जी बिना पलक झपकाए उन्होंने साफ साफ कहा था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, और ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, कि इतनी बड़ी कीमत हमें देनी पड़ी है कि जो मोदी जी की क्लीन चिट है, ये अभी तक 19 कोर कमांडर लेवल पे, कोर कमांडर जो भारत की इस समय जैसे वो है ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, उसके नीचे जो 2 या 3 कोर होती हैं, उसमें उस कोर कमांडर लेवल की जो जो लद्दाख उस एरिया को देखती है, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश वाली साइड को, 19 बार कोर कमांडर के लेवल में जब ये बात उठाई जाती है कि आप हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम तो कहीं घुसे ही नहीं है, हम तो अपनी जमीन पे बैठे हुए हैं। तो हमारा एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी हर बात को हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, वो अपनी स्थिति वो नहीं करता है। एक दूसरा, ये कहा गया था कि एक उस समय अगर आपको हो कि स्टेटस को एंटे, एक ये बहुत टर्म यूज हुआ था उस समय अप्रैल में, स्टेटस को एंटे क्या है भाई? तो स्टेटस को एंटे ये है कि भाई जो यथा स्थिति है वो बहाल की जाएगी। यथा स्थिति बहाल नहीं हुई। जो हिंदुस्तान के पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, जहां हिंदुस्तान पेट्रोलिंग कर सकता था, आज उन सबको बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। हिंदुस्तान की साइड को बफर जोन बना दिया गया है। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, मैंने एक शो भी किया है। मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने 18 नवंबर को चीन की सेनाओं के साथ लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी, फरवरी 12 फरवरी 1963 में जहां उनके शरीर को मिला था, ये माना गया था कि वो लड़ते, और उनके हाथ में उस समय फायरिंग रेडी वेपन था। उस जगह मेजर शैतान सिंह मेमोरियल के रूप में रेजांगला मेमोरियल बनाया गया था 13 कुमायूं का। वो आज से नहीं, वो 63 से वो मेमोरियल था। वो मेमोरियल अब गायब हो गया है। वो मेमोरियल को पीछे ढकेल दिया गया है और झूठ बोला जा रहा है बार बार। वहां पे मेजर शैतान सिंह की का शव मिला, उनको ब्रिगेडियर रैना ने सेना के विमान के द्वारा वो जोधपुर उनके गृह प्रदेश आया और उनका अंतिम संस्कार वहां हुआ। लेकिन 96 जाबाजों का अंतिम वही इकट्ठा करके बॉडी को उस स्थान से 27 किलोमीटर पीछे जो उनका हेडक्वार्टर था 13 कुमायूं का, वहां पे सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ और वहां पे एक रेजांगला मेमोरियल बना। तो 2 मेमोरियल थे, एक मेमोरियल को ढकेल दिया गया है पीछे, दूसरे मेमोरियल पे ये कंफ्यूज कराते हैं और कहते हैं नहीं आप बहुत बड़ा बना रहे हो, छोटा था बड़ा बना रहे। आपने शैतान सिंह मेमोरियल को ऑलरेडी वहां से हटा दिया है, वो बफर जोन डिक्लेयर हो गया है। मैं थोड़ा आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा प्रोफेसर शशि, देश की कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल होती है। हिंदुस्तान का ये जो 63 में जो शहीद हुए, जो 65 में शहीद हुए, जो 71 में शहीद हुए, जो करगिल में शहीद हुए, ये उन सबके ऊपर एक मजाक है। जिस तरह से अगर हम मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को पीछे ढकेल लेते हैं और फिर कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। मैं इस पे आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमें चीन से दोस्ती करके मिल क्या रहा है? 18 बार शी जिनपिंग और मोदी जी की वार्ता हो चुकी है। मोदी जी शी जिनपिंग से अगस्त 2023 में जिस दिन मिलते हैं वहां साउथ अफ्रीका में, उसके 2 दिन बाद चीन अपना एक नया नक्शा जारी करता है जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना हिस्सा बताता है। ये कौन सी दोस्ती है? और ये आरएसएस हेडक्वार्टर तक अगर चीन के लोग आ रहे हैं, अगर इजराइल के लोग आ रहे हैं, तो क्या ये वहां आपसे सीखने आ रहे हैं कि वो वहां पे कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और आपको अब शिक्षा देने आ रहे हैं कि हम चीन में कैसे कंट्रोल करके एक सेंट्रल कोर कमेटी, एक अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट चलाते हैं? मैं थोड़ा शशि भाई इस पे भी समझना चाहूंगा, उसको लीपा पोती कुछ भी करें। आपको क्या लगता है कि आरएसएस हेडक्वार्टर में चीन के डिप्लोमेट्स का जाना, चीन का कोई सांस्कृतिक दल नहीं था, उनके राजनायकों का लोग गए थे? प्रोफेसर शशि नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से आरएसएस के द्वारा
भारतीय जनता पार्टी और फिर सरकार नियंत्रित है, तो निस्संदेह एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में वो जो भी अपनी बात कहें और अपनी स्थापना करें, लेकिन ये सभी जानते हैं कि आरएसएस का प्रारंभ से राजनीतिक हित रहा है। और ये राजनीतिक हित समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जब संघर्ष चल रहा था तब आरएसएस की क्या भूमिका रही। उसके पूर्व जो हिंदू महासभा थी, बाद में भी थी, लेकिन उसकी स्थापना पहले हुई थी आरएसएस से, उसकी क्या भूमिका रही। और हिंदू महासभा के किन लोगों ने मिलकर के आगे चल करके जो है भारतीय जनसंघ की आजादी के बाद स्थापना की। तो ये सब तो मिला करके समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार वहां कोई सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात वो करते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक खंडित राष्ट्रवाद है, एक धार्मिक राष्ट्रवाद है और भारतीय समाज को बांटने वाली राष्ट्रवादी अवधारणा है। और उसका निहित उद्देश्य जो है वो राजनीतिक है। यहाँ तक कि भारत विभाजन को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका, तो ये तमाम भूमिका से हम समझते क्या है। हाँ, वो लगातार इस प्रकार के प्रचार करते रहते हैं कि देश हित के लिए वो काम करते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका उद्देश्य है राष्ट्र हित की रक्षा करना। नेशनल इंटरेस्ट से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो, ये विदेश नीति का और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी की भूमिका होती है। और राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि सीमा की सुरक्षा और बाकी हित तो है ही, राष्ट्र की एकता, अखंडता, आर्थिक हित, ये सब तो है ही। लेकिन चीन से भारत का जो विवाद है वो तो सीमा विवाद है। और सीमा विवाद के कारण इसका मतलब है कि भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, खास करके जो उसकी भौगोलिक सीमा है, उस सीमा को यदि खतरा है चीन से, और आप जानते भी हैं कि प्रारंभ से चीन और भारत के जिस प्रकार से 54 में भारत चीन समझौता हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे और ऐसा लगा था कि चूंकि चीन में साम्यवादी व्यवस्था है और यहाँ भी जो है एक समाजवादी समाज बनाने का सपना है, तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे संबंध बन सकते हैं। पंचशील का सिद्धांत नेहरू का और तमाम सारी बातें हुई। एक और जो चीज समझने की जरूरत है कि तिब्बत पे जिस प्रकार से चीन ने नियंत्रण कर लिया था और आगे चल करके भारत ने उसको स्वीकार कर लिया, उसकी संप्रभुता को तिब्बत पर स्वीकार कर लिया, जो लगातार वो विवाद का भी विषय रहा है। 59 में दलाई लामा भारत आ गए और आज भी जो है वो दलाई लामा भारत में और एक इंडिपेंडेंट तिब्बत का वो सपना देखते हैं। भारत का एक बौद्धिक समाज, समाजवादियों का समाज रहा जो निरंतर तिब्बत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है उसकी कामना करता रहा है, उसके संघर्ष को समर्थन देता रहा है। और तिब्बत जो भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, अगर वो स्वतंत्र होता तो एक बफर स्टेट होता। तो अब चूंकि चीन का उस पर नियंत्रण है तो निस्संदेह वो बफर स्टेट की स्थिति में भी नहीं है। फिर उसके बाद 62 के युद्ध के विषय में आप जानते हैं कि किस प्रकार से चीन ने ये दावा करते हुए कि मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और नहीं मानने के कारण जो है सीमा विवाद और फिर युद्ध के बाद जो है भारत के भूभाग का बहुत बड़ा हिस्सा उसके नियंत्रण में चला गया। तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो निरंतर सीमा विवाद को लेकर के संकट में रहे हैं। और अक्सर भारत की ओर से यह कहा जाता है कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है वो भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, उसकी भौगोलिक सीमा के खिलाफ है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो भले पाकिस्तान से तो ठीक है कि पाकिस्तान नंबर 1 एनिमी है चूंकि जिस प्रकार का विभाजन हुआ, लेकिन ये भी जानिए कि अभी चीन जो है जहां तक भौगोलिक सीमा का संबंध है वो नंबर 1 एनिमी हो चुका है। और चीन की जो बढ़ती ताकत है और वहां जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी का जिनपिंग, अब जो भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तीसरी बार वो वहां राष्ट्रपति बन गए हैं, तो जिस प्रकार की वहां चीनी व्यवस्था है, एक दलीय अधिनायकवाद है, यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां है, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण जो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके बीच में एक रिश्ता है और ये व्यापारिक रिश्ता, आर्थिक हित
और तमाम हमारे भारत के व्यापारियों का वहां हित, और आप जब उसके विस्तार में जाएंगे तो अडानी या तमाम लोगों के जिस प्रकार के व्यापारिक हित हैं, तो समझना ये है कि ये भारत में जब भी चीन को शत्रु बना करके और राष्ट्रीय एकता की बात की जाती है, राष्ट्रवाद को भड़काया जाता है, तभी भी उनके लोगों ने ये नारे जरूर दिए कि चीनी संपत्ति या चीनी जो है वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया जाए, लेकिन क्या कभी बहिष्कार हुआ क्या? क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच में जो भी व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं, उसमें कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं होता है, आप नीतिगत फैसला करके उनके वस्तुओं के आयात को नहीं रोकते हैं, तब तक आप भले ये एक पॉपुलिस्ट लोगों को बरगलाने वाली बातें कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अब मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो अभी जो स्थिति है, इस प्रकार से आरएसएस के हेडक्वार्टर में और हेडगेवार साहब के स्मृति मंदिर में लोग पहुंचे, ठीक है, डिप्लोमेट्स वगैरह। देखिए, ये धीरे धीरे कोशिश ये हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारत की सरकार और भारत में जो व्यवस्था है उसकी असली नियंत्रणकर्ता जो है वो आरएसएस है। एक प्रकार की इसको स्टैब्लिश करने की भी कोशिश हो रही है और दुनिया में उसकी स्वीकारोक्ति को भी बढ़ाने की भी कोशिश है। अन्यथा आपको याद होगा कि आरएसएस तो लगभग अलग थलग पड़ी हुई संस्था आजादी के बाद से ही रही, और कोई भी किसी भी देश का डिप्लोमेटिक कोई भी समूह वहां जाने की बात तक नहीं करता था। आरएसएस की इस प्रकार की कभी कोई आइडेंटिटी नहीं रही। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी एक राजनीतिक पार्टी थी, फिर आगे भारतीय जनता पार्टी बनी, अब सरकार भी है उसकी, पहले भी सरकार बनी थी। सवाल सिर्फ इतना है कि आरएसएस की शक्ति को पूरी दुनिया में स्थापित करने की ये एक मुहिम है, एक कोशिश है, और चीन का हित है। क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश में किसी अन्य देश के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया, उसके भूभाग पर कब्जा कर लिया गया, उसके सैनिकों को मार दिया गया, और प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि वो चीन तो घुसा ही नहीं, तो घुसा ही नहीं तो किसी प्रकार का विवाद है ही नहीं, तो ये तो चीन के हित में जाता है। चीन के जो भी उसकी नीति है भारत के बहुत सारे भूभाग को, चाहे वो लद्दाख का मसला है, चाहे वो सिक्किम का भी, आप जानते हैं कि सिक्किम को भी मर्ज जब हुआ भारत के संघीय व्यवस्था में तो चीन ने उसको स्वीकारोक्ति नहीं दी। अरुणाचल का मसला तो है ही। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीन के प्रति भारत की ये जो डिफेंसिव नीति है और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की जो नीति है, चीन में जिस प्रकार से अब संघ के हेडक्वार्टर में जाने की जो बात आई है, ठीक है, पहले भी यूरोपीय देश के कुछ डिप्लोमेट्स गए, ये सब उसी का हिस्सा है। और चूंकि चीन में एक अधिनायकवादी व्यवस्था है तो निसंदेह, और यहाँ एक अधिनायकवादी व्यवस्था, फांसीवादी व्यवस्था बहुत तेजी से उभर रही है, संवैधानिक व्यवस्था को संकट है, जनतंत्र को, तो ये तो दोनों के बीच में गलवैया का रिश्ता हो सकता है, दोनों के हित इसमें जो है हो सकता है। और वो सिर्फ राष्ट्र का हित नहीं, वो राष्ट्र का हित नहीं है, देश की जनता का हित नहीं है, वो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं और जो व्यापारी उनके साथ हैं, कॉर्पोरेट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। चीन हर हालत में वो कोशिश ये करेगा कि भाई उसका जो व्यापारिक हित है, जो दुनिया की वो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, सपने तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं कि वह हम तीसरी जो है वो आर्थिक शक्ति बन जाएंगे और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वगैरह। लेकिन दोनों की इकोनॉमी में, दोनों की क्षमता में, सैनिक क्षमता में बहुत अंतर है। इसलिए चीन अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है तो वो तो स्वाभाविक रूप से एक सच होता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के जो सपने हैं वो तो सपने हैं, और मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मोदी जी तो सपने ही देखते हैं और अभी भी वो लगातार इस प्रकार की बातें करते हैं जो भारतीय जनता को भ्रमित करके अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने की मात्र कोशिश है। तो मुझे लगता है कि ये जो गलबैयां हो रही है आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाने की बात और चीन में जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, ये उस दोनों के बीच का एक गठजोड़ है। और मोदी जी देश की जनता को भ्रमित करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाने का मतलब है कि मोदी की दुनिया में जो ताकत है और जो प्रभाव है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बार बार उनकी, चाहे G20 का मामला देखा या तमाम सारी बातें आपने देखी है, कोशिश यही है कि एक झूठ के द्वारा, भ्रम के द्वारा भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली या दुनिया के
बहुत ताकतवर देश के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में बनाने की कोशिश है, और इसी भ्रम के कारण जो है वो ऐसी कोशिश करें और सीधा सीधा उसका लाभ लेने की कोशिश होगी, क्योंकि 2024 में फिर मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बनने का दावा ही कर रहे हैं, सपना तो नहीं, दावा ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सबको एक पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद जी। ये $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब मोटे तौर पे करीब $8 लाख का ट्रेड डेफिसिट है। ये कारण व्यापारिक आपको ज्यादा लगता है कि कूटनीतिक लगता है? किसी का फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है? देखिए, रिश्ते व्यापारिक कूटनीतिक ये सारे मिले हुए सवाल हैं, ये आप अलग अलग करके उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जो डिप्लोमेटिक सवाल होते हैं या जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन ही तो व्यापारिक हित को भी डिसाइड करता है। लेकिन व्यापारिक हित पॉलिटिकल पॉलिसी को भी जानते हैं कि प्रभावित करता है। तो पूंजीवाद में तो जो व्यापारिक हित हैं या जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकल और अन्य इंटरेस्ट की तुलना में। तो मुझे लगता है कि जो कई रेफरेंस भी जो आए और जो अब ट्रेड डेफिसिट की जो बातें कर रहे हैं, और डिस्पाइट तमाम तरह की बातों के बावजूद चाइना के प्रति जो प्रधानमंत्री का बहुत डिफेंसिव रवैया है, वो निसंदेह ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो व्यापारियों के हाथों बिके हुए हैं और भारतीय राष्ट्रीय हित को व्यापारियों के हाथों में गिरवी रख करके राष्ट्रीय हित की कुर्बानी दे रहे हैं। चाइना शक्तिशाली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति ये सब बहुत सामने है दुनिया के। लेकिन ये भी तथ्य है कि एक राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्रीय हित को किस प्रकार से आप बचाने की कोशिश करते हैं, कि ईमानदार कोशिश, वो ईमानदार कोशिश तो कहीं दिख ही नहीं रही है। और गलवान घाटी वाली उस घटना के बाद तो प्रमाणित हो गया कि कोई मरा ही नहीं, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। और जयशंकर के जो स्टेटमेंट थे कि किस प्रकार से आर्थिक शक्ति के रूप में चाइना के सामने उन्होंने अपने आप को विवश घोषित किया, तो आप सारी चीजों को देखिए। और रही बात कि जिन नायकों के नाम पे आप राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उन नायकों की मूर्तियां भी आप वहीं से, यानी कि वो मूर्ति तो वहीं से आई। उस समय कहा गया था कि 3000 करोड़ में वो मूर्ति बनकर तैयार हुई, और बाद में कुछ खबरें इस प्रकार की आई कि मात्र 240 करोड़ में मूर्ति तैयार हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं। और ये तय है, जो हमारे एक साथी ने भी कहा भी, कि चाइना के विरुद्ध बहुत सारी बातें करके जो भारतीय राजनीति में फायदा लेने की बात है वो नहीं ले पाए। हिंदू मुसलमान उनका सबसे सॉफ्ट जो है टारगेट है, इसीलिए पाकिस्तान उनके सामने शक्तिशाली हो न हो, गंभीर चुनौती हो न हो, लेकिन पाकिस्तान को ही वो अपना शत्रु घोषित करके और भारत की जो आंतरिक राजनीति है उसमें अपना हिस्सा लेने की वो कोशिश करते रहे, आगे भी करेंगे। धन्यवाद।